Hello friends, welcome to online radio classes organized by Directorate School Education जम्मू। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि हमने हिस्ट्री का 7th यूनिट लिया था और उसका पार्ट 1 किया था उस पर। तो पार्ट 1 जो था वो था सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो हमने ये यूनिट 7 हिस्ट्री का 8th क्लास का लिया था। तो इसमें हमने पहले पार्ट 1 की बात की थी। तो आज हम पार्ट सेकंड जो है इसका करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दूं कि जो पार्ट 1 में हमने जो किया था वो था कि किस तरह से जो इंग्लिश एजुकेशन थी, जो ब्रिटिशर्स ने जो हमें एजुकेशन पॉलिसी लाई, तो उसमें जो है किस तरह की जो पॉलिसीज़ थी इंडिया के ऊपर जो लगाई गई। तो उसमें हमने उसको दो कैटेगरीज में रखा था कि कुछ जो ब्रिटिशर्स थे जो चाहते थे कि इंडियन कल्चर जो है वो डेवलप हो, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो है जो ओरिएंटलिस्ट व्यू था उसने कहा कि जो ब्रिटिशर एजुकेशन है, ब्रिटिश एजुकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, और उन्होंने इंग्लिश को जो है मेन फोकस किया। तो उन्होंने जो इंडियन कल्चर को जो है वो नहीं आने दिया, और उन्होंने ब्रिटिश कल्चर को या ब्रिटिश एजुकेशन को जो है हिंदुस्तान में लागू किया। इस तरह से पार्ट 1 में हमने ये किया था कि दो व्यू पॉइंट थे, जिसमें एक ने जो इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, लेकिन साइड बाय साइड दूसरा जो व्यू पॉइंट था वो कहता था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको ना लाया जाए, इसके बदले में वो ब्रिटिश एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस की जाए। आज जो दूसरा पार्ट है उसमें हम करेंगे कि ब्रिटिश जो एजुकेशन पॉलिसी थी जब वो इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन उसके कंट्रास्ट में व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। अब जो हमारे लोकल स्कूल्स थे उन पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा या क्या प्रभाव रहा। तो कहते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ द चिल्ड्रन वर टॉट इन ब्रिटिश टाइम्स, एंड हैव यू एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल, एंड इफ दे वर स्कूल व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल। अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने स्कूल इंट्रोड्यूस किए या जो ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट जो स्कूल खुले, लेकिन उसमें जो इंडियन स्कूल्स थे या हमारे जो लोकल स्कूल्स थे उनकी क्या कंडीशन रही। अब उनमें जो है ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की या फिर उनके साथ क्या स्थिति रही, तो ये हम आज इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले एक रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम के बारे में। तो बच्चों 1830 में विलियम एडम जो था एक स्कॉटिश मिशनरी थे। वो भारत में आए टूर पे, और वो उन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट में टूर किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार में। एंड ही हैड आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। जो भी हमारे लोकल स्कूल्स थे उसने उनकी रिपोर्ट की तैयार की, और उसमें बताया कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह की है, वो स्कूल किस तरह से चल रहे हैं। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज़ इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं जो रिपोर्ट विलियम एडम ने प्रोड्यूस की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने क्या फाउंड किया, क्या देखा वहाँ पे, कि उन्होंने लिखा कि एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन द बंगाल एंड बिहार। तो उस समय बंगाल और बिहार के अंदर करीब करीब मोर देन 1 लाख पाठशालाएँ थी, और दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। और इन पाठशालाओं में 20 से अधिक बच्चे नहीं थे, यानी कि नियर अबाउट जो 20 बच्चे थे या मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो थे वो एक पाठशाला में रजिस्टर्ड थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वर कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। तो कुल मिला के 20 लाख जो स्टूडेंट्स थे वो इन पाठशालाओं में पढ़ा करते थे। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटी, एंड एट दैट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर और ए गुरु। तो कहते हैं ये जो इंस्टीट्यूशंस भारत में स्टार्ट किए गए थे, सेटअप किए गए थे, तो ये जो वेल्दी लोग थे, जो रिच पीपल थे, ये उनके द्वारा या जो लोकल कम्युनिटी थी उनके द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया। और उस समय जो था
इनको चलाते जो थे वो गुरु कहलाते थे या उनको टीचर कहते थे। तो इस तरह से ये भारत की कंडीशन थी कि इस तरह से बंगाल और बिहार में इस तरह से पाठशालाएं चलती थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल, और जो लोकल स्कूल्स का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही फ्लैक्सीबल था, बड़ा ही लचीलापन था उसमें, क्योंकि फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। तो आज के स्कूल से अगर उनको एसोसिएट किया जाए उन पाठशालाओं को, तो वो काफ़ी कुछ एसोसिएट मिलती हैं, लेकिन उनका जो लेवल था, जो उस समय जो सिस्टम था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। देयर वर नो फिक्स्ड फी, वहाँ पे किसी तरह की कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, ना ही वहाँ पे कोई प्रिंटेड किताबें थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, ना ही बच्चों वहाँ पे किसी तरह की कोई स्कूल बिल्डिंग थी, ना ही नो बेंचेस और चेयर्स, ना ही किसी तरह के कोई बेंच थे या चेयर्स थी जिस तरह से आज स्कूलों में होता है। नो ब्लैक बोर्ड्स, ना ही ब्लैक बोर्ड्स थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, कोई अलग अलग क्लासेस नहीं थी। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, ना ही कोई अटेंडेंस रजिस्टर्स थे। नो एनुअल एग्जामिनेशंस, कोई एनुअल एग्जामिनेशंस का पैटर्न नहीं था। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और किसी तरह का भी कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। तो इस तरह की व्यवस्था थी पाठशालाओं में। तो वो पाठशालाएं टोटली फ्लेक्सिबल थी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर बनियान ट्री, तो बहुत सारी क्लासेस जो थी, जो बनियान ट्री हैं, जहाँ पीपल के जो पेड़ थे उनके नीचे जो थी क्लासेस ली जाती थी। एंड इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप और टेम्पल, या तो वो मंदिरों में, जहाँ किसी शॉप के किनारे, या फिर एट द गुरु होम्स, जहाँ फिर वो टीचर्स का कोई अगर घर है तो वहाँ पे इस तरह की जो क्लासरूम या क्लासेस हेल्ड होती थी। एंड फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, और जो उनकी फ़ीस ली जाती थी वो पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से ली जाती थी। यानी कि अगर द रिच हैड पे मोर, जो अमीर पेरेंट्स थे वो अधिक फ़ीस देते थे, जो गरीब पेरेंट्स थे वो कम फीस जो थे बच्चों से लेते थे। तो इस तरह से जो है वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर था। दूसरा, टीचिंग वाज ओरल एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, तो कहते हैं उस समय जो टीचिंग थी वो ओरल होती थी, किसी तरह का कोई रिटन टेक्स्ट नहीं होता था। दूसरा, जो गुरु खुद ही डिसाइड करते थे कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स की नीड को देख के जो है एजुकेशन सिस्टम जो था चलता था। तो वो टीचर वही पढ़ाते थे जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो। तो स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इन द डिफरेंट क्लासेस, बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट नहीं किया जाता था। सारे बच्चे कलेक्टिवली एक ही स्थान पे जो है एजुकेशन लेते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन ए वन प्लेस, तो वो एक ही स्थान पे जाके एजुकेशन लेते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। अब जो जिस लेवल का बच्चा होगा, जिस लेवल के स्टूडेंट्स से, उनको टीचर उस हिसाब से ग्रुप्स बना दिया करते थे। जैसे अगर एक एज ग्रुप को एक तरह की एजुकेशन होती थी, दूसरा एज ग्रुप जो है उस हिसाब से एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा अब ये एडम ने सारी अपनी रिपोर्ट में बात बताई। इसके अलावा एडम ने और क्या चीज़ें देखी? एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। तो उसने ये देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था ये लोकल नीड्स को देख के बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। जब फसल की कटाई का मौसम होता था उस समय किसी तरह की कोई क्लासेस नहीं हुआ करती थी। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स, क्योंकि उस समय गांव के जो बच्चे थे वो अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। एंड द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट एंड स्टोर्ड। तो जब फसल की कटाई हो जाती थी या फसल स्टोर कर ली जाती थी तो उसके बाद ही जो है क्लासेस दोबारा शुरू की जाती थी। एंड दिस मेंट दैट इवन द चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। तो इस तरह से जो किसान की फैमिली थी उनके बच्चे जो थे इस तरह से वो एजुकेशन लिया करते थे। लेकिन एडम ने जब ये सारी चीज़ें देखी, जब उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, तो उसके बाद कंपनी का क्या एक्शन रहा? तो कहता है अप टू मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ? द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन।
तो कंपनी का अब ज़्यादा कंसर्न रहा हायर एजुकेशन को लेके, सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो कंपनी ने क्या किया, जो लोकल पाठशाला थी उनके फंक्शंस में किसी तरह की कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं की। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो 1854 के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमने एक वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुछ रूटीन्स बनाई क्लासेस की, इसके अलावा कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए और इसके अलावा जो रेगुलर इंस्पेक्शंस जो हैं वो रखी गई। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हाउ वाज दिस टू बी डन, ये सारी चीज़ें अब उन्होंने किस तरह से की। उन्होंने क्या किया, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, अब ऐसे कौन से मेजर्स उठाए ताकि कंपनी ये सारी चीज़ें लागू कर सके। तो इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट पंडित से उनको अपॉइंट किया, एंड ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। तो एक पंडित को 4 से 5 स्कूल दिए गए इंस्पेक्शन के लिए। एंड द टास्क ऑफ पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो जो एक पंडित था उसको 4-5 स्कूल दिए गए और वही पंडित जो था वो स्कूल में जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी सजेशंस देता था। एंड ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। तो जो गुरु होते थे, जो टीचर थे, वो अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स दिया करते थे, या जो भी क्लासेस वो लेते थे रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट इन पंडित्स को दिया करते थे। एंड टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब जो भी शिक्षा होती थी वो सारी टेक्स्ट बुक के द्वारा होती थी। अब उनकी एक किताबें लग गई जिस किताबों के तहत उनको पढ़ना पड़ता था और एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता था। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, और बच्चों से अब रेगुलर फीस ली जाती थी। अटेंड रेगुलर क्लासेस, और उनको रेगुलर आना पड़ता था स्कूल में। एंड सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, और उनकी सीटें फिक्स हो रखी थी। एंड दे ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और उनको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है आज स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो इस तरह से उन्होंने न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स जो है लागू किए। जो पाठशाला थी विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये सारे जो नए रूल्स थे, न्यू जो व्यवस्था थी, वो सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर जो है सपोर्ट करती थी। एंड दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जो इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता था या नहीं चलता था तो उसको गवर्नमेंट की किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो ओवर टाइम गुरुज हु वांट टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशालास। तो जो गुरु थे वो अपनी अब इंडिपेंडेंस छोड़ चुके थे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो ऐसे करते थे तो गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई एड उनको नहीं मिलती थी, हेल्प नहीं मिलती थी, और वो साथ में रेगुलेट करते थे इन पाठशालाओं के ऊपर। तो इस तरह से जो था ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता गया। द न्यू रूल्स रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस in the earlier system children from poor peasant families had been able to go to पाठशाला। लेकिन जो नए रूल्स थे, नए रूटीन्स थी, ये शुरू में तो ये जो पुअर पीजेंट थे उनके बच्चे अभी तक पाठशाला में ही जाते थे, क्योंकि वो इस नए सिस्टम के तहत जो है अभी अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। लेकिन सिंस द टाइम टेबल was flexible, the discipline of new system demanded regular attendance even during harvest time when the children of poor families had to work in the field। क्योंकि अब जो नया सिस्टम था उसमें टाइम टेबल फ्लेक्सिबल नहीं था, इसके अलावा डिसिप्लिन भी उसमें ज़्यादा लागू कर दिया गया, रेगुलर अटेंडेंस रखी गई, चाहे वो हार्वेस्टिंग पीरियड क्यों ना हो तो उनको बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता था। तो इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल केम टू बी सीन एज ए इनडिसिप्लिन। अगर वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे तो उनको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में
रखा जाता था, तो एज एविडेंसेस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और उसको समझा जाता था कि उसको शिक्षा में या पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने नए रूल्स, नए रूटीन्स जो थे लागू किए गए। अब ये ब्रिटिशर्स का जो मेन एजेंडा क्या था इस नेशनल एजुकेशन को लेके, तो अब उसमें आता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need of the wider spread of education. अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो चाहते थे कि लोगों के माइंड में एक थिंकिंग डेवलप हो एजुकेशन को लेके। तो अर्ली जो 19th सेंचुरी थी उसमें बहुत सारे थिंकर्स आए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, जिन्होंने समझा कि जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है वो किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है। एंड इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन द यूरोप, सम इंडियन फेल्ट्स दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। तो लेकिन कुछ हमारे जो थिंकर्स थे वो मानते थे, इंडियन थिंकर्स मानते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारे लोगों को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करेगी। एंड दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, और उन्होंने इच्छा जाहिर की ब्रिटिशर्स से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं यहाँ ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। एंड यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन द चैप्टर 19। और ये सारी एफर्ट्स जो ब्रिटिशर्स ने की न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में, जहाँ जो वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, ये हम चैप्टर 9 में इसको जो है आगे स्टडी करेंगे। एंड देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन इसके अगेंस्ट एक ग्रुप ऐसा भी था जो इस वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट था, जिसने इसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन दिया, जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वर द टू सच इंडिविजुअल्स। तो दो ये लोग थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, लेट्स लुक एट व्हाट दे हैड टू से। अब वो क्या कहते थे, वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इनस्लेव अस, वो मानते थे जो इंग्लिश एजुकेशन जो है ये हमें इंस्लेव कर देगी, ये हमें गुलाम बना देगी। तो महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो महात्मा गांधी मानते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये हमारे लोगों के माइंड में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है डेवलप करने के लिए लाई गई है। इसके अलावा एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर, और जो हमारा कल्चर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन said महात्मा गांधी, इट वॉज सिंफुल एंड इट इंस्लेव्ड इंडियंस। तो वो मानते थे कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये हमारे लोगों के अंदर जहर घोल देगी, और इसके अलावा ये हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगी और हमें गुलाम कर देगी। एंड इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम एंड चार्म्ड बाय द वेस्ट। कहते हैं ये हमारे लिए एक बहुत बुरी कंडीशन होगी अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को लेंगे, क्योंकि इसमें अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग केम फ्रॉम द वेस्ट। इसमें सिर्फ जो वेस्ट से चीज़ें आई हैं उन्हीं को अप्रिशिएट किया है, बल्कि इंडियन जो एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमिटिंग ब्रिटिश रूल्स। तो यानी कि जो भी इंडियंस इन सिस्टम में एजुकेशन लेंगे, इन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेंगे, वो सारे जो हैं ब्रिटिश रूल की एडमायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड बी हेल्प द इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन हो जिससे हमारे अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी पैदा हो, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। एंड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू इंस्लेव्ड। तो उन्होंने अपनी नेशनल मूवमेंट में ये बात रखी, इच्छा रखी कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो वहाँ से वो उनको छोड़ दें, ताकि वो उनको अपनी विलिंगनेस बताएं कि वो अब ज़्यादा देर तक इंस्लेव नहीं रहेंगे। तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ought to be a medium of teaching, and education in the English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो इंडियन एजुकेशन जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में की जा रही है उससे हमारे इंडियंस को क्रिपल किया जा रहा है, अपाहिज बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी सोशल सराउंडिंग्स हैं उनमें
डिफरेंस लाया जा रहा है, और इसके अलावा जो हम अपनी लैंड्स के प्रति जो है वो हम स्ट्रेंजर्स बनते जा रहे हैं। एंड स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। तो यानी कि जो ब्रिटिश फॉरेन टंग थी या फॉरेन जो एजुकेशन थी वो हमारे लोकल कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही थी। तो वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग रादर दैन ओरल नॉलेज। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो सबसे ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं कर रही थी, ओरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रादर दैन लाइव एक्सपीरियंस, यानी कि वो लाइव एक्सपीरियंस को इतनी मान्यता नहीं देते थे जितना वो अपनी टेक्स्ट बुक को देते थे। तो इससे क्या था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो हमारी कहीं ना कहीं छूटती जा रही थी। एंड ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू बी डेवलप ए पर्सनस माइंड एंड सोल। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जिससे एक आदमी की माइंड और सोल जो है वो डेवलप हो। तो लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज ए एजुकेशन। तो सिर्फ पढ़ना या लिखना जो है उसको गांधी जी एजुकेशन नहीं मानते थे। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। तो वो मानते थे कि लोगों को अपने हाथ से जो है काम करना चाहिए। लर्न ए क्राफ्ट, उनको क्राफ्ट आना चाहिए। डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, हर चीज़ को ऑपरेट करना आना चाहिए। एंड दिस वुड हेल्प डेवलप देयर माइंड एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। तो तभी हमारा माइंड और हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगी। तो ये गांधी जी के अनुसार इस तरह की एजुकेशन सिस्टम जो था वो होना चाहिए था। इसके अलावा जो टैगोर का जो व्यू पॉइंट था वो था, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। आपने बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश एंड वाई होम। तो शांति निकेतन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे स्टार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन इन 1901। तो शांति निकेतन की स्थापना जो था 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड द गोइंग टू स्कूल। तो बचपन से ही टैगोर जो थे वो स्कूल जाने से नफरत करते थे। एंड ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। तो वो मानते थे स्कूल में लोगों को एक तंग महसूस होता है या ऑप्रेसिवनेस महसूस होता है। द स्कूल अपीयर लाइक ए प्रिजन। तो वो मानते थे कि स्कूल जो थे वो एक कैदखाना थे। फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग। तो वो चाहते थे कि जैसा उनको वहाँ पे एक कैद लगती थी तो बाकियों को भी उस कैद से किसी तरह से बाहर निकाला जाए। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर टैगोर माइंड वुड वंडर अवे। तो उसमें क्या होता था कि जो टीचर है उनको बच्चों को जो है टीचर को लिसन होना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और अपना व्यू वो नहीं रखते थे। द एक्सपीरियंस ऑफ द स्कूल डे इन कलकत्ता शेप द टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। तो जो उनको एक्सपीरियंस हुआ कलकत्ता में अपने स्कूल्स डे में, तो उसी से उन्होंने अपने जो आइडियाज़ था एजुकेशन को लेके वो बदल दिया। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप द स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। तो वो चाहते थे जैसे ही वो बड़े हुए तो वो चाहते थे कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए जहाँ पे बच्चा अपने आप को खुश महसूस करे। वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पे बच्चा फ्री हो, क्रिएटिव हो। एंड वेयर दे वर एबल टू एक्सप्लोर देयर ओन थाट्स एंड डिज़ायर, जहाँ पे उसके अपने विचार, अपनी डिज़ायर जो हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल सके। तो टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो बचपन एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें वो सेल्फ लर्निंग करे एंड आउटसाइड रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन्स ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने जिस तरह के स्कूल बनाए थे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड जो डिसिप्लिन था या रिजिड डिसिप्लिन था, तो उस दायरे से बच्चे जो है बाहर आने चाहिए। तो टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। तो टीचर का रोल सिर्फ इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसका रोल होना चाहिए कि वो बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिज़ायर्स ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। तो इस तरह से टैगोर कहते थे कि जो बच्चे की जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, जहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली जो है स्कूल्स जो हैं वो डेवलप होने चाहिए। तो इन मैनी सेंस टैगोर और महात्मा गांधी के जो थॉट थे वो एजुकेशन के रिलेटेड जो थे वो बिल्कुल सिमिलर वेज में थे। दे वर डिफरेंस टू
And Gandhiji was highly critical of the Western civilization and its worship of machine and technology. And Tagore wanted to combine the element of modern Western civilization with what he saw as the best विद इन द इंडियन ट्रेडिशंस। तो इस तरह से महात्मा गांधी और टैगोर का जो आइडियाज़ थे या व्यूज़ थे वो सिमिलर थे, लेकिन उनका जो कंसेप्ट था दोनों को लेके वो डिफरेंट था। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। तो टैगोर कहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए एट शांति निकेतन। किस तरह से? अलॉन्ग विद आर्ट म्यूज़िक एंड डांस, कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करें लेकिन साइड बाय साइड जो है आर्ट म्यूज़िक और डांस भी उनके साथ स्कूल्स में होना चाहिए। तो मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशनड। तो इस तरह से हमारे कुछ इंडिविजुअल थे जो थिंकर्स थे, वो चाहते थे कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा सा इस तरह से बदला जाए। एंड सम वांट चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, या ब्रिटिश ने जो सिस्टम बनाया था उसमें बदलाव किया जाए। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, ताकि जो वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल हैं वो इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अपने आप को जो है ढाल सकें। एंड अदर अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएटेड सो द पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। तो हम ऐसी एजुकेशन लोगों को दें जो ट्रूली हमारे कल्चर को जो है डिपिक्ट करे। और हु वाज डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशन, तो जो ये बताए कि ट्रूली जो है नेशन किस तरह का है, या हमारे इसके ऊपर डिबेट की जाए कि जो नेशनल एजुकेशन है कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो नेशनल एजुकेशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो होता है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। ये सारा इस यूनिट में था, इस चैप्टर में था कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया, ब्रिटिशर्स ने जो पहले बनाया उसको फिर इंडियन व्यू पॉइंट में, जैसे महात्मा गांधी थे, टैगोर थे, इनके अपने व्यूज़ थे, तो उन्होंने किस तरह का एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है सुजेस्ट किया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फिर यही चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई और आज़ादी के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। ये सारा इस यूनिट में था कि किस तरह से जो है ब्रिटिश टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था और उसमें किस तरह से हमारे जो लोकल स्कूल्स थे वो किस तरह से थे, उनमें हमने कंपैरिजन बताया, और किस तरह से ब्रिटिश ने एक रूल्स और रूटीन्स बनाई, और उसके बाद जो है किस तरह से टैगोर और महात्मा गांधी ब्रिटिश स्कूलों को उनके बारे में उनके अपने जो व्यू पॉइंट थे वो क्या थे। और इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम बना जिसके तहत जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू वेरी मच।